हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर हब एडू में। दिस इज अविनाश चंद्रा और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जीके, जीएस और जीए। दोस्तों, अभी तक आप लोगों को मैंने ज्योग्राफी और हिस्ट्री के सेशन के बारे में बताया। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, जिसका नाम है करंट अफेयर्स, अर्थात समसामयिकी की चर्चा। वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं के समक्ष विषय तथा उससे संबंधित समसामयिकी के मध्य अंतर संबंध बनाना एक प्रमुख चुनौती है। नवीन प्रवृत्तियों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि समसामयिकी के प्रश्नों की परिवर्तनशील प्रकृति के अनुसार समसामयिकी अध्ययन को एक नई दिशा प्रदान करने की आवश्यकता है। इस क्लास के माध्यम से, इस लेक्चर के माध्यम से मैं अविनाश चंद्रा समसामयिकी के विभिन्न विषयों को उनके आनुपातिक महत्व के अनुसार संपूर्णता प्रदान करने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं आज करंट अफेयर्स की ओर और जानकारी लेंगे कि हाउ टू लर्न करंट अफेयर्स, किस प्रकार से करंट अफेयर्स को पढ़ा जाए। मैंने यहाँ टॉपिक दे दिया है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स में किस किस चीज़ों को पढ़ा जाए, तो सबसे पहले आप देख लो कि जितने भी प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो बीपीएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे जितने भी प्रकार के एग्ज़ाम लेते हो आप, आने वाले मेंस, दरोगा मेंस है, दरोगा का एग्ज़ाम है, तो जितने भी प्रकार के एग्ज़ाम होते हैं, सारे एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं वो करंट अफेयर्स से जोड़े जाते हैं। आज के डेट में जो करंट अफेयर्स होता है वो करंट अफेयर्स बेसिकली हर सब्जेक्ट को लेकर, मतलब करंट अफेयर्स है, बट वो पॉलिटी का करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री का करंट अफेयर्स है, ज्योग्राफी का करंट अफेयर्स है, इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर्स है, साइंस का करंट अफेयर्स है। तो आज जो हम लोगों का क्लास होगा बेसिकली इस चीज़ों पर आधारित है कि हम लोगों का करंट अफेयर्स में क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए, है ना दोस्तों। तो हम लोगों को जो है एक प्रॉपर वे में पढ़ने के लिए, करंट पढ़ने के लिए दो चीज़ों में मैं बांट देता हूँ। एक, सबसे पहले आपकी रणनीति क्या हो, मतलब आपका स्ट्रेटजी क्या हो करंट अफेयर्स पढ़ने का, है ना। तो अकॉर्डिंग टू मी, मैं जहां तक समझ पाया, मेरे को लगा कि ये दो भागों में बटा हो सकता है। एक हो सकता है शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टाइम के लिए, और एक है आपका लॉन्ग टाइम के लिए, है ना दोस्तों। शॉर्ट टाइम मतलब अल्प अवधि के लिए और लॉन्ग टाइम मतलब दीर्घ अवधि के लिए। अब बोलोगे कि शॉर्ट टाइम क्या है सर और लॉन्ग टाइम क्या है, तो देखो, जो बच्चे 1 महीने या 2 महीने के बाद एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर वो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो सक्सेस कर पाएंगे? क्या आपको लगता है कि वो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे करंट में? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। तो आप जब 1 से 2 महीने के अंदर का क्वेश्चन को डील करने जा रहे हो, एग्जाम को डील करने जा रहे हो, तो आई थिंक कि आपको शॉर्ट टर्म का मेथड जो होगा वो कारगर होगा, वो अच्छा साबित होगा। मतलब आपने एक ऐसा नोट बना रखा है। नोट भी 2 प्रकार का होता है दोस्तों, एक शॉर्ट नोट्स होता है और एक स्मार्ट नोट्स होता है। अगर मैं नोट्स की बात करूं तो 2 प्रकार के नोट्स हैं, एक है आपका शॉर्ट नोट्स और एक है आपका स्मार्ट नोट्स। अब बोलोगे कि ये दोनों में क्या अंतर है, तो देखो, शॉर्ट टाइम में शॉर्ट नोट्स और स्मार्ट नोट्स कैसे काम आता है। तो सपोज करो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया, स्मार्ट नोट्स में क्या हो गया कि इसमें आपका फैक्ट भी होगा और प्लस कॉन्सेप्ट भी होगा। मतलब आपने एक चीजों की चर्चा कर रखी है ना, और उसके बारे में बहुत सारे विश्लेषण के पॉइंट वाइज करके लिख रखा है, तो ये आपका शॉर्ट नोट्स में काम आ जाएगा, ठीक है ना। तो शॉर्ट टाइम में हम लोगों को क्या करने हैं कि जो भी हमने अभी तक पढ़ रखा है उसका सिलसिलेवार ढंग से जो कंक्लूजन होगा, जो निष्कर्ष होगा, उस निष्कर्ष को यहां पर पढ़ जाना है। तो शॉर्ट टर्म मतलब 1 से 2 से 3 महीने के अगर एग्जाम है, तो अगर आप सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हो, बीपीएससी का प्रिपरेशन करते हो, आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हो, स्टेट लेवल के कमीशन का प्रिपरेशन करते हो, या लंबे किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस प्रिपरेशन में आपको एक समय देना होता है। और वो समय जो देता है, जो टाइम टेकन होता है, एक्चुअली में उसमें क्या होता है ना कि आपको लॉन्ग टाइम चाहिए उसके लिए। मतलब आप क्या करो, तो एवरीडे न्यूज़पेपर पढ़ना। आपके न्यूज़पेपर के जैसा कोई भी आपके पास जो है कोई भी सोर्सेज उतना उपयोगी नहीं है जितना न्यूज़पेपर। मतलब आप बोलो कि सबसे पहले जो है आपको क्या पढ़ना है भाई, तो न्यूज़पेपर, है ना, न्यूज़पेपर। अगर आप सिविल सर्विसेज का तैयारी कर रहे हो, कमीशन का तैयारी कर रहे हो, तो द हिंदू पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज आप कोई भी पेपर ले लो, तो न्यूज़पेपर का जो संपादकीय होता है ना, जो एडिटोरियल होता है, उस एडिटोरियल को आप पढ़ने का प्रयास करो। उसकी जो टिप्पणी होती है, जो लेखक होते हैं, उस लेखक का जो टिप्पणियां होती है, और दूसरा जो लेखक का आर्टिकल्स होते हैं, उन दोनों को पढ़ने का प्रयास करो। इसके अलावा और भी मैगजीन आते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र है, योजना है आपके पास, है ना। फिर बहुत सारे बुक्स में भी आते हैं आपका, उन सारे बुक का मैं नाम भी बता दूंगा, लिस्ट भी कर दूंगा आप लोग को, ताकि आप लोग को सहज महसूस हो इन सारे। इसके अलावा आप टीवी चैनल से जुड़ जाओ, आप रेडियो से देखो, है ना, रेडियो का सुनो, टीवी चैनल से जुड़ जाओ, कोई भी एक न्यूज एवरीडे आप सुनने का प्रयास करो। विश्वास मानो 1 साल तक में आपका ये शॉर्ट टाइम वाला सारा कंप्लीट हो जाना है। मतलब मैंने ये बताया कि अगर लॉन्ग टाइम में ये पढ़ना है, तो मतलब एक साल, 2 साल, 1.5 साल के बाद अगर आप एग्जाम देने का सोच रहे हो तो।
और अगर 1-2 महीने में एग्जाम हो तो शॉर्ट नोट्स आपका बनाना है। अब बातें उठती है कि सर पढ़े क्या, मतलब आपका जो स्मार्ट नोट्स बनेगा वो स्मार्ट नोट्स कैसे बनेगा। तो मैं कुछ विशेष बिंदु पर फोकस करता हूं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये ना केवल ये सेशन जो मैं ले रहा हूं ना केवल आप लोगों को दिशा और दशा देने का प्रयास करूंगा, बल्कि इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट तथ्य होंगे, कुछ फैक्ट्स भी मैंने लाने का प्रयास किया है विगत 1 साल के विश्लेषण से, है ना। तो दोस्तों मैं चलता हूं अब अगले पॉइंट की ओर, और आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा कि हम लोग किस टाइप से करंट अफेयर्स को पढ़े और क्या क्या पढ़े। तो देखो, जब मैंने लिस्ट बनाया है और लिस्ट में सबसे पहला नाम मैंने दिया है प्रसिद्ध पुस्तकें। देखो मैं लिख दे रहा हूं यहां प्रसिद्ध पुस्तकें, अच्छे से सुनना दोस्तों, और अपना एक नोटबुक बनाना और उसके बारे में लिखना। देखो प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक या लेखिका, है ना। अब क्या है, इसमें कुछ ऐसे बुक होते हैं करंट अफेयर्स के जो वर्तमान समय में लिखे जा रहे हैं, और उसके जो राइटर होते हैं उससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे माइंड मास्टर, तो माइंड मास्टर के लेखक कौन है, तो विश्वनाथ आनंद, आप लोग जानते होंगे। मैं यहां लिख दे रहा हूं माइंड मास्टर, मैं बोल रहा हूं आप लोग समझो। माइंड मास्टर के लेखक कौन है, विश्वनाथ आनंद। जैसे बिकमिंग, एक बुक है, बिकमिंग के लेखक कौन है, तो मिशेल ओबामा। बिकमिंग के लेखक कौन है, मिशेल ओबामा। वी आर डिस्प्लेस्ड, तो वी आर डिस्प्लेस्ड के लेखक कौन है, मलाला यूसुफजाई। वी आर डिस्प्लेस के कौन है, मलाला यूसुफजाई। द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन के लेखक कौन है, तो रवीश कुमार, है ना, जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया, मैं चर्चा करूंगा। जैसे इंडिया इन डिस्ट्रेस, इंडिया इन डिस्ट्रेस, ये किसका लिखा हुआ है, तो ममता बनर्जी का। तो ये सारे बुक एंड राइटर जो है, इस तरह के बहुत सारे होंगे, उसको आपको लिस्टेड कर लेना है और इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप लोगों को पढ़ लेने हैं। तो ये पहला मैंने बताया प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, और जो मैंने लिखा नहीं, जो बताया और जो आप लोग सुने उसको भी याद रखना, क्योंकि कभी ना कभी वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। दूसरा मैं स्थान दे रहा हूं पुरस्कार को, प्राइज, है ना, पुरस्कार। पुरस्कार में जैसे बहुत सारा पुरस्कार है, जैसे सपोज करो पद्म पुरस्कार, जैसे सपोज करो पद्म पुरस्कार जो 3 भागों में बटा होता है ना, आप लोग जान रहे होंगे सभी लोग। मतलब एक है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण, ठीक है। दूसरा पॉइंट ले लो आप पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण। और तीसरा लिख लो पद्मश्री, पद्मश्री। मतलब पद्म पुरस्कार के अंतर्गत 3 पुरस्कार का चर्चा किया मैंने, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। अब यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुल पद्म पुरस्कार जो दिए गए कुल कितने लोगों को दिए गए, तो टोटल 141 को लोगों को दिए गए। अच्छे से सुनना, यहां से क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। कैसे पढ़ना है वो भी आप लोग को पता चलेगा आज, और साथ में क्या क्या है वो फैक्ट्स भी और कॉन्सेप्ट भी समझ में आना है, किस तरह से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया, तो 141 लोगों को दिया गया। अब पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया, तो पद्म विभूषण टोटल जो है वो 7 लोगों को दिया गया है। अब पूरा 7 याद ना कर पाओ तो कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे अरुण जेटली को दिया गया है, सुषमा स्वराज को दिया गया, मैरी कॉम जो बॉक्सिंग से रिलेटेड है उसको दिया गया है। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज, मैरी कॉम, और भी बहुत सारे नाम आपको दिखेंगे, 7 नाम। तो जो इंपॉर्टेंट नाम है, जो मुझे लग रहा है बताना चाहिए, वो मैं बता दे रहा हूं, बाद बाकी आप देखना कौन कौन सा है। पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया। पद्म भूषण की बात करूं तो पद्म भूषण टोटल 16 लोगों को दिया गया, 16 लोगों को, जिसमें मनोहर पर्रिकर थे, पीवी में आपका पीवी सिंधु थे, इसके अलावा एक और व्यक्ति थे वेणु श्रीनिवासन, तीनों लोगों को दिया गया। इसके अलावा टोटल 16 लोगों को दिया गया है। मैंने क्या क्या बोला, मनोहर पर्रिकर बोला, पीवी सिंधु बोला और वेणु श्रीनिवासन। पद्मश्री पुरस्कार कितने लोगों को दिया, तो 118। क्या 118 को याद करना है, बिल्कुल नहीं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण होगा उसको याद रखना। जैसे करण जौहर, फिल्म के बारे में आप लोग जान रहे होंगे, करण जौहर अभी फेमस है, करण जौहर के बारे में जान रहे हो, कंगना रनौत के बारे में जान रहे हो, जाहिर खान के बारे में जान रहे हो, इंडियन क्रिकेट टीम से है ये लोग, और भी 118 लोगों को दिया गया। तो ये आप लोग को पद्मश्री पुरस्कार या पद्म भूषण पुरस्कार या पद्म विभूषण पुरस्कार और पद्म पुरस्कार से संबंधित आप लोग को पढ़ लेना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जैसे मैं ले लूं नोबेल पुरस्कार, सपोज कर लो मैंने ले लिया नोबेल पुरस्कार, है ना। तो नोबेल पुरस्कार जैसे क्या, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है ना, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला, कितने लोगों को मिला, भौतिकी के क्षेत्र में मिला, कितने लोगों को मिला, रसायन के क्षेत्र में मिला, कितने लोगों को मिला, साहित्य के क्षेत्र में मिला, कितने लोगों को मिला, शांति के क्षेत्र में मिला, कितने लोगों को मिला, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला, कितने लोगों को मिला। मतलब सबसे पहले तो क्वेश्चन आ जाएगा कि ये जो नोबेल पुरस्कार है चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है, और चिकित्सा और विभिन्न जो मैंने नाम बताया उस क्षेत्र में किनको किनको मिला है ये आप लोग को देख लेना है, ठीक है। इसके बाद सपोज कर लो इसमें दे दिया भारत रत्न पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, ठीक है। तो भारत रत्न पुरस्कार आप देखोगे 2019 में
तीन लोगों को दिया गया, आप जान रहे होंगे, एक प्रणब मुखर्जी हैं, एक भूपेन हजारिका है और एक नानाजी देशमुख है। इन तीनों लोगों को भारत रत्न 2019 घोषित किया गया है। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन है कौन नहीं है। इसके बाद मैन बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में बात कर लो। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 में जैसे ओमान की एक लेखिका थी जिसका नाम था जोखा अलहार्थी, जोखा अलहार्थी है ना, जोखा अलहार्थी को दिया गया है मैन बकर बुकर पुरस्कार। इसके अलावा रमन मैग्सेसे पुरस्कार, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला था, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 का रवीश कुमार को मिला है, ठीक है। इसके अलावा किम जोंग की को भी मिला है ना। तो ये सारे पॉइंट को मैं सिर्फ सिखा रहा हूं आप लोगों को कैसे पढ़ना है। इसके अलावा एक सौंदर्य पुरस्कार है, देखो मैं सारा पुरस्कार के अंतर्गत ही पढ़ रहा हूं, है ना, सौंदर्य पुरस्कार। तो ये सौंदर्य पुरस्कार में मतलब क्या, सुंदर दिखने वाला। जैसे मिस वर्ल्ड कौन, टोनी एन सिंह बने, है ना, मिस वर्ल्ड कौन, टोनी एन सिंह। मिस यूनिवर्स, तो मिस यूनिवर्स कौन बने, तो जोजीबीनी टुंजी करके है। मिस इंडिया कौन बने, तो सुमन राव जो राजस्थान की है ना। तो ये मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, ये सारे चीजों को पढ़ना है सौंदर्य पुरस्कार में, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे पुरस्कार हैं जो खेल क्षेत्र में दिए जाते हैं, स्पोर्ट्स में, है ना, खेल क्षेत्र में दिए जाते हैं। ओके, खेल क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे आप ले लो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है 2019 में दिया गया। बजरंग पुनिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, बजरंग पुनिया जो कुश्ती से संबंधित है, ठीक है, तो बजरंग पुनिया को मिला। दीपा मलिक का नाम सुना होगा जो पैरा एथलेटिक्स में है, जो गोला फेंक से संबंधित है, तो दीपा मलिक को मिला, ठीक है। फिर इसके अलावा आप देखोगे द्रोणाचार्य पुरस्कार, जैसे खेल में ही मैंने बोला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, दूसरा नाम मैंने लिया द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार में जैसे विमल कुमार को मिला है, संदीप गुप्ता को मिला है, ठीक है। इसके अलावा रामवीर सिंह खोखर को मिला है, ठीक है, कबड्डी से जो संबंधित है संभवतः, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसके अलावा ध्यानचंद पुरस्कार है, ध्यानचंद पुरस्कार भी है, जैसे अर्जुन पुरस्कार है, ध्यानचंद पुरस्कार है। इन सभी पुरस्कार मतलब जो खेल से संबंधित पुरस्कार है उनको आप लोगों को टू द पॉइंट कर लेना है, वो भी जो इंपॉर्टेंट हस्ती है वो। इसके अलावा मैं चलता हूं अगले पॉइंट में, तो साहित्य का पुरस्कार, साहित्य संबंधी पुरस्कार, मैं इस पुरस्कार में ही चल रहा हूं ना। तो साहित्य संबंधित पुरस्कार जैसे क्या, ज्ञानपीठ का पुरस्कार है, मूर्ति देवी का पुरस्कार है, सरस्वती सम्मान है, व्यास सम्मान है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पुरस्कार आपको पढ़ने पड़ेंगे जो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है। तो पुरस्कार में फिर और भी आ जाएगा, जैसे मैं चलूं फिल्म के बारे में, फिल्म फेयर वगैरह होता है ना, तो फिल्म में भी बहुत सारे पुरस्कार मिले जाते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय रूप में आप देखो तो ऑस्कर का पुरस्कार है, फिर आपका कांस फिल्म महोत्सव का पुरस्कार है, ग्रैमी पुरस्कार है, ये इंटरनेशनल में आएगा। जबकि नेशनल में आप ले लो तो आईफा अवार्ड में आता है, फिल्म फेयर पुरस्कार आता है। ये सारा क्या है, तो इंटरनेशनल एंड नेशनल जो है ये फिल्म से रिलेटेड, इंटरनेशनल और नेशनल जो है ये फिल्म से रिलेटेड पुरस्कार हैं जो प्रदान किए जाते हैं। तो ये मैंने बताया आपको पुरस्कार से संबंधित सारे तथ्य कि किस प्रकार से आप लोगों को पढ़ने हैं। अब मैं इसे हटा दे रहा हूं, आज बस पढ़ने के तरीके को डेवलप कर रहा हूं कि किस तरह से आप पढ़ोगे, और मैं एवरीडे करंट अफेयर्स को लेकर आऊंगा नेक्स्ट डे से, ठीक है। तो पुरस्कार में हम लोगों ने देखा कि इन सारे तथ्यों को हम लोगों को अध्ययन करने हैं। इसके बाद मैं अगला पॉइंट लेना चाहूंगा, शिखर सम्मेलन। तीसरा पॉइंट मैं ले लेता हूं, शिखर सम्मेलन, या आप बोल सकते हो उसको शिखर सम्मेलन या सिर्फ सम्मेलन भी बोल सकते हो। दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया। तीसरा हम लोगों का पॉइंट है बच्चों शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन मतलब जैसे नाटो का शिखर सम्मेलन हुआ, नाटो का शिखर सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम जो 2019 में हुआ। 14वां G20 जो है शिखर सम्मेलन 2019 का हुआ ओसाका में। कहां है ओसाका, तो जापान में है, आप लोग जान रहे होंगे। 45 यानी 45वीं G7 शिखर सम्मेलन 2019 कहां हुआ, तो फ्रांस में हुआ। 11वां ब्रिक्स ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 जो हुआ वो ब्राजीलिया में हुआ, जो ब्राजील का है, ब्राजीलिया है ना, वहां पर वही सारी चीज मैं बताऊंगा। ब्रिक्स क्या है, G20 क्या है, G7 क्या, अलग अलग एपिसोड में बताऊंगा, और डेली एवरीडे करंट अफेयर्स भी लेकर आऊंगा। 25वां चोगम का जो हुआ था राष्ट्रमंडल जिसको बोलते हैं, मतलब जो ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन कभी ना कभी कोई गुलाम रहा है उसे राष्ट्रमंडल के रूप में जानते हैं, कॉमनवेल्थ इंग्लिश में बोलते हैं। तो 25वां चोगम या राष्ट्रमंडल जो सम्मेलन था 2018 में हुआ था, वो लंदन यूके में हुआ था, है ना। तो आप ये रख लो। तो ये क्या है, शिखर सम्मेलन, और शिखर सम्मेलन या सम्मेलन से संबंधित जो संभावित प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में। अब चलता हूं महत्वपूर्ण तिथियां। 4th नंबर में मैं बता रहा हूं महत्वपूर्ण तिथियां, जो इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं, है ना, या फिर आप बोल सकते हो उसका विषय वस्तु भी कभी कभी पूछ देते हैं।
विषय वस्तु बोले तो थीम्स, है ना, थीम्स, उसके थीम्स क्या होंगे, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मान लो कि महत्वपूर्ण तिथि में क्या, कि कौन सा दिन में कौन सा घटना घटा, जैसे अभी मैं पढ़ रहा हूं मलेरिया दिवस अभी हाल फिलहाल में आप लोग देखे, तो उस प्रकार महत्वपूर्ण तिथि में जैसे आप ले लो राष्ट्रीय मतदाता दिवस, तो राष्ट्रीय मतदाता जो वोटर डे है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, आप सभी लोग जान रहे होंगे। तो 25 जनवरी 2020 को मनाया गया। तो इसका थीम क्या था, कभी कभी एग्जाम में थीम भी पूछा जाता है, तो इसका थीम क्या था, तो मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो 25 जनवरी को मनाया जाता है, इसका यह थीम था। जैसे विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। 10 जनवरी 2020 को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, जिसका थीम था न्यू वर्ल्ड, न्यू इंडिया एंड न्यू हिंदी, है ना, न्यू वर्ल्ड, न्यू इंडिया एंड न्यू हिंदी, ये था विश्व हिंदी दिवस का थीम, जो प्रत्येक साल 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा मानवाधिकार दिवस ले लो, ह्यूमन डे जो है। मानवाधिकार दिवस क्या है, तो मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को, यानी 10 आप ले लो पिछला, तो 10 दिसंबर 2019 को मनाया गया। उसका थीम क्या था, यूथ स्टैंड अप ह्यूमन राइट, ये मानवाधिकार दिवस का क्या था, थीम था। विश्व सांख्यिकी दिवस ले लो, जिसको स्टैटिक्स डे बोलते हैं, तो विश्व सांख्यिकी दिवस जो है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 20 अक्टूबर 2019 का आपका जो स्लोगन देखोगे, थीम देखोगे, तो उसमें था बेटर डाटा बेटर लाइव्स, ये विश्व सांख्यिकी दिवस का था। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का देख लो, हमारे यहाँ पतंजलि बहुत फेमस है, रामदेव बाबा का योग, अनुलोम प्रतिलोम अभी कोरोना काल में बहुत चल रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ले लोगे तो 21 जून 2019 को जो हुआ था, उसमें था योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि महत्वपूर्ण तिथियां और थीम से रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने की संभावना होगी। इसके बाद मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, और वो मेरा अगला पॉइंट होगा वेब पोर्टल या एप्स। वेब पोर्टल या एप्स, जैसे एक है बोलो ऐप, मैं यहां लिख दे रहा हूं। बोलो ऐप क्या है भाई, बताओ आप लोग, बोलो ऐप क्या है? बोलो ऐप मतलब बोलने वाला क्या? तो बोलो ऐप सबसे पहले देखो किसके द्वारा जारी किया गया, तो बोलो ऐप जो है गूगल के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा, है ना, गूगल के द्वारा जारी किया गया है। बोलो ऐप गूगल के द्वारा जारी किया गया है। इसमें प्राथमिक स्तर के छात्रों के माता पिता को हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने के कौशल में सुधार हेतु इसे दिया गया है, बनाया गया है बोलो ऐप। जो कौन तैयार किया भाई? तो गूगल ने तैयार किया है। इसका प्रायोगिकता क्या है वो मैंने बताया। इसके बाद एक ले लो सगुन। सगुन, सगुन क्या है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, याद रखना, मानव संसाधन, ये भी पूछ देता है किस मंत्रालय के द्वारा, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया है। और इसका जो पर्पस है, उद्देश्य जो है, थीम जो काम करने का प्रणाली है वो ये है कि भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली को पारदर्शिता बनाने के लिए सगुन को लाया गया है ना। किसके द्वारा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा भारतीय स्कूली शिक्षा प्रणाली को पारदर्शिता बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद एक आप लोगों ने पूछा होगा मधु ऐप। मधु ऐप, तो देखो मधु ऐप उड़ीसा की सरकार के द्वारा स्कूली छात्रों के लिए स्मार्ट लर्निंग एप्लीकेशन है। ये मधु ऐप किस सरकार के द्वारा? तो उड़ीसा की सरकार के द्वारा बनाया गया है। देखो ये बहुत सारे ऐप्स और जो वेब पोर्टल होते हैं वो केंद्र और राज्यों के द्वारा जो हमेशा समय समय पर बनाए जाते हैं, उसको बारीकी से देखना आप लोगों का काम होगा। एक आप ले लो सहयात्री, नाम से ही स्पष्ट है बच्चों, से यात्री, यात्रा करना है। तो सहयात्री, आप यात्रा तो बहुत सारा करते हैं ना, परिवहन, रेल से भी करते हो आप, सड़क से भी करते हो आप, बस से करते हो, ट्रेन से करते हो, फिर आप नाव जहाज से भी चलते हो, पानी से भी करते हो, है ना। तो भारतीय रेल द्वारा, किसके द्वारा? सहयात्री जो है भारतीय रेल द्वारा रेलवे में होने वाले परेशानियों के बारे में अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक ऐप निकाला है जिसका नाम है सहयात्री पोर्टल है, सहयात्री जो निकाला गया, ठीक है, रेल यात्री को परेशानी ना हो इससे बचने के लिए, ठीक है। तो ये सारे चीजों किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों? तो वेब पोर्टल एप्स के अंतर्गत आएंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये सारे चीज समझ रहे होंगे किस किस चीजों को पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, करेंट पढ़ना शुरू कर देते हैं। प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे हैं, क्रॉनिकल पढ़ रहे हैं, समसामयिक महासागर पढ़ रहे हैं, दृष्टि पढ़ रहे हैं, परीक्षा मंथन पढ़ रहे हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये नहीं समझ पाते हैं। और मेरा सबसे पहला मैं वीडियो बना रहा हूं ये, ताकि आप लोग को ये दिमाग में रहे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट ऐसे तथ्य हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज समझ में आ रही होगी। मैं चलता हूं अब अगले पॉइंट की तरफ, और मेरा अगला पॉइंट है 6 नंबर में मैं रखूंगा, जो महत्वपूर्ण है, यह है नई सरकारी योजना।
नई सरकारी योजना, ये केंद्र का भी हो सकता है, राज्य का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो नई सरकारी योजना केंद्र और राज्य दोनों के तहत ये हो सकता है। जैसे प्रधानमंत्री एलपीजी पंचायत, मैं लिख दे रहा हूं प्रधानमंत्री एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, याद रखना है ना। तो प्रधानमंत्री जो एलपीजी पंचायत है ये झारखंड से स्टार्ट हुआ, यहां पूछ देगा किससे स्टार्ट हुआ, झारखंड से। उद्देश्य क्या था, ये सारी चीजों को पढ़ना है, ठीक है। अटल भूजल योजना, जैसे आप ले लो अटल भूजल योजना। तो अटल भूजल योजना क्या था, तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जल संरक्षण, जो वाटर कंजर्वेशन है, जल संरक्षण के विषय में जागरूकता पैदा करने हेतु अटल भूजल योजना को लाया गया। ऑपरेशन नंबर प्लेट, ऑपरेशन नंबर प्लेट देखो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑपरेशन नंबर प्लेट जो आरपीएफ है, आरपीएफ द्वारा जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन के पार्किंग क्षेत्रों में लंबे समय से खड़े वाहनों की चेकिंग हेतु अभियान चलाया गया है, उसके लिए बनाया गया ऑपरेशन नंबर प्लेट। एक और नाम मैं लिख रहा हूं, ध्रुव। ध्रुव मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जो प्राप्त युवाओं हैं, जो भी यूथ हैं, उनके कौशल का विकास, छात्रों को उनकी क्षमता के उपयोग करने के लिए प्रेरित करने के लिए बनाया गया ध्रुव, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, पीएम एलपीजी के बारे में बताया, अटल बताया, ऑपरेशन नंबर प्लेट बताया, ध्रुव के बारे में बताया आप लोगों को, ठीक है। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की तरफ। ये सारे पॉइंट जो थे, नई सरकारी योजना केंद्र भी हो सकता है या राज्य भी हो सकता है। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की तरफ, और वो अगला पॉइंट है मेरा 7वां नंबर, जिसका नाम होगा नियुक्ति, अपॉइंटमेंट जिसको बोलते हैं ना, नियुक्ति है। आप बोल सकते हो निधन बोल सकते हो, या इस्तीफा बोल दो, इस्तीफे भी हो सकते हैं इसमें, और इसी में निधन को भी लेते हैं। अब जो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, जिनकी नियुक्ति हुई, जिनका इस्तीफा हुआ, जिनका निधन हुआ, वो सारे हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बन जाते हैं। जैसा मैं बोल रहा हूं, अच्छे से सुनना बच्चों, बहुत सारा इंपॉर्टेंट कलेक्शन को मैं लेकर आया हूं। मैं आज ना केवल आप लोग को वे ऑफ टीचिंग, मतलब पढ़ने का जो तरीका है, पढ़ाने का जो तरीका है, वो मैं बता रहा हूं, बल्कि इसके अलावे मैं वो चीज बता रहा हूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आने की संभावना रखते हैं। जैसे 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, 23वें 23rd मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, 2018 से 2021। 25वें आरबीआई गवर्नर, मैं थोड़ा लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग दिमाग में रहे। अगर मैं बात करूं 23वें 23rd मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त, देखो मैं जो बोल रहा हूं उसको नोट करके रखना। 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो सुनील अरोड़ा है, जो 2018 से 2021 का ड्यूरेशन था उनका। और इसके बाद देखोगे आप 25वें यानी 25th आरबीआई का गवर्नर बना है ना। 25 आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा 1935 में आरबीआई का निर्माण हुआ था। तो 25वें आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, जो 2018 से हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। बीसीसीआई का अध्यक्ष, ये एग्जाम में पूछा हुआ है ना, बहुत सारा एग्जाम में पूछा हुआ, मैं बता रहा हूं। बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। भारत के 40th यानी 14वें कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 148, ये सब मैं बाद में बताऊंगा। तो 14वें है ना, जो आपका कैग है, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू, याद रखना गिरीश चंद्र मुर्मू, जो आपका अगस्त 2020 से बने है ना। और राजीव महर्षि के स्थान पर, किसके स्थान पर, राजीव महर्षि, मैं इसको लिख देता हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी करंट का है। राजीव महर्षि पहले थे, और इस राजीव महर्षि के स्थान पर 14वां कैग जो बने हैं उसका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये सब एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा बन जाती है। 47वां मुख्य न्यायाधीश ले लो आप, 47th, ये नंबर भी कभी कभी पूछता है दोस्तों कि कैग कैमा कैग है ना। तो ये मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस बने हैं, तो ये मुख्य न्यायाधीश कैमा मुख्य न्यायाधीश है, ये भी पूछ सकते हैं ना। तो 47th नंबर वाले हैं, जिसका नाम है शरद अरविंद बोबड़े, ये 2019 में बने थे, शरद अरविंद बोबड़े। इसके अलावा आप मेघालय के वर्तमान राज्यपाल ले लो जो अभी बने हैं, सत्यपाल मलिक। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को ले लो, अभी मनोज सिन्हा, जो 7 अगस्त 2020 से भी, अभी रिसेंटली का बात करा रहा हूं, क्योंकि उस समय में गिरीश चंद्र मुर्मू तो वहां से हट गए ना। इसके बाद एमपी ले लो, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का जो वर्तमान सीएम है, मतलब चीफ मिनिस्टर जो है, उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, जो आपका 23 मार्च के आसपास 2020 में बने, कमलनाथ के स्थान पर, आप लोग जान रहे होंगे। इसके अलावा आप कुछ नाम ले लो, जैसे राष्ट्र कवि के नाम से माधव प्रसाद
धीमिरे का निधन हो गया। ये सारा मैंने अपॉइंटमेंट के बारे में बताया, मतलब जिसकी नियुक्ति हुई। अब मैं थोड़ा इस्तीफा और निधन के बारे में चर्चा करता हूं। जैसे राष्ट्रकवि एक नाम था माधव प्रसाद धीमिरे का निधन हुआ। इसकी लोकप्रिय रचना थी, यानी मालती मंगले इसका लोकप्रिय ये था लोकप्रिय जो है रचना था। शाकुंतला इसका लोकप्रिय रचना था। हिमालपरी था, गौरी था, हिमालवरी था। तो ये क्वेश्चन इसलिए पूछ देते हैं क्योंकि इसकी निधन हुई है राष्ट्रकवि को, है ना, राष्ट्रकवि का। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिल्मकार जो थे निशिकांत कामत का निधन। थ्रिलर ड्रामा दृश्यम आप लोग पिक्चर देखे होंगे, जो तब्बू का है, बहुत सारा पिक्चर आप लोग देखे होंगे। तो एक थ्रिलर ड्रामा है, पिक्चर है दृश्यम, आप लोग देखोगे अजय देवगन का, है ना। तो दृश्यम के निर्देशक किए थे वो फिल्मकार, जिसका नाम था निशिकांत कामत, जिसका निधन हो गया। बॉलीवुड में इनकी शुरुआत मुंबई मेरी जान से हुई थी, जिसमें इरफान भी थे, ठीक है। तो ये पॉइंट उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी सारा चीज। तो इसको मैं हटा रहा हूं। अब देखो आगे। अब जैसे ये सारा चीज था क्या, नियुक्ति, मतलब जो लोग अपॉइंट हुए हैं वो, जो लोग इस्तीफा दिए हैं वो, और जिनकी निधन हुई है वो, उनसे संबंधित सारे चीजों के बारे में आप लोग को पढ़ना है जो महत्वपूर्ण है। और अगर जिनकी नियुक्ति या इस्तीफा या निधन हुई उससे रिलेटेड कोई बुक्स या कोई ऐसा कुछ खास है, वो चीज आप लोगों को पढ़ने होंगे। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, स्पोर्ट्स, खेलकूद से भी काफी प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। 8 नंबर पॉइंट में लेकर चलता हूं स्पोर्ट्स में, खेलकूद। तो खेलकूद में जैसे आप पहले उठा लो लॉन टेनिस, है ना, लॉन टेनिस, लॉन टेनिस ग्रैंड स्लैम। इसमें ग्रैंड स्लैम होता है, 4 होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, विंबलडन ओपन है, फ्रेंच ओपन है और यूएस ओपन है। मैंने सीरियल वाइज नहीं बोला। जैसे मान लो सपोर्ट कर लो मैंने पहला ले लिया ग्रैंड स्लैम में ही, ग्रैंड स्लैम में मैंने पहला ले लिया ऑस्ट्रेलियन ओपन। देखो सबसे नीचे जो है ना ऑस्ट्रेलिया, तो सबसे पहला ऑस्ट्रेलिया ले लो। यूएस ओपन सबसे ऊपर है, सबसे लास्ट में ले लो, एक तरह से समझने के लिए। तो ये कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है सीरियल वाइज भी जानकारी रखने के लिए, है ना। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2020 हुआ, इसमें पुरुष से नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के रहने वाले थे, जिसने 17 बार ग्रैंड स्लैम और 8वीं बार ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता। 17वीं बार ग्रैंड स्लैम और 8वीं बार, याद रखना 8वीं बार ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता नोवाक जोकोविच, जो कहां का रहने वाला था, सर्बिया का रहने वाला था, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। महिला में आपका सेफिया केनिन का नाम आता है, अमेरिका की है वो जीती है। इसके बाद क्या है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यानी पहला नंबर पे कौन आ गया दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। दूसरे नंबर पे होता है फ्रेंच ओपन। तो ये फ्रेंच ओपन जो है, अब आपको पढ़ना है फ्रेंच ओपन कौन जीता, पुरुष महिला बेसिकली आपको पढ़ना है। इसके बाद तीसरे नंबर पे विंबलडन कौन जीता, और चौथे नंबर पे आपका यूएस ट्रॉफी कौन जीता। यानी 4 अब मैंने बताया, पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है फ्रेंच, तीसरा है विंबलडन और चौथा है यूएस। मैं याद करवा दूंगा सारा अलग से पॉइंट करके। तो अब इसमें आपको जानकारी रखना है, नोट करके आप लिख सकते हो। जो ऑस्ट्रेलिया यूएस है, मतलब ये पहला, और ये जो दिख रहा है ना, ये हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है ना। इसका जो है किस पे खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। कौन कौन, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस, ठीक है, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच वाला जो दिख रहा है, ये फ्रेंच वाला सॉइल पे खेला जाता है, बेसिकली सॉइल पे, रेड क्ले सॉइल होता है, बेसिकली सॉइल पे ये खेला जाता है। और विंबलडन जो है वो आपका घास पे खेला जाता है, ग्रासलैंड। ये विंबलडन जो है किस पे खेला जाता है, घास के। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जो ये लॉन टेनिस है कितने प्रकार में ये बटे हुए, ग्रैंड स्लैम 4 भागों में बटा हुआ है, पहला कौन सा होता है, इसका आरोही क्रम अवरोही क्रम में सजाएं या क्रमानुसार सजाएं। तो पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा फ्रेंच, तीसरा विंबलडन और चौथा यूएस। अब आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित चारों में से कौन से ऐसे हैं जो घास पे खेले जाते हैं, तो विंबलडन। कौन से ऐसे जो मिट्टी पे खेले जाता है, फ्रेंच। कौन से ऐसे हैं जो हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस ओपन। पहले कौन हुआ, ऑस्ट्रेलिया। सबसे लास्ट कौन हुआ, तो यूएस, ठीक है। अब आपसे पूछेगा, देखो कौन जीता, कहां का था। जैसे मैंने बोला नोवाक जोकोविच सर्बिया का था, राफेल नडाल है ना स्पेन का है। इसके अलावा है आपका स्विट्जरलैंड का एक है, स्विट्जरलैंड का एक नाम है। देखो ये सब क्या पूछता है, देखो जैसे कोई भी विजेता जो आपका जीता हो, है ना, जो विनर है, जो जीता है, तो उससे क्वेश्चन बन सकता है कि वो किस टीम से खेलता है या वो कहां का है, ठीक है। नोवाक जोकोविच के बारे में पूछ सकता है, आपका राफेल नडाल के बारे में पूछ सकता है ना, सर्बिया। और आगे चलता हूं मैं अगले पॉइंट की तरफ। जैसे आप स्पोर्ट्स में ले लो 12th, अभी जो हाल फिलहाल में, इसे मैं हटा दे रहा हूं। स्पोर्ट्स के अंतर्गत ही मैंने स्पोर्ट्स में ही बना रखा है, स्पोर्ट्स का ही मैं बता रहा हूं। अभी ग्रैंड स्लैम के बारे में मैंने चर्चा करा, अब मैं बोल रहा हूं 12th आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ है ना, 12th
आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ वो 2019 में कौन जीता? तो इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। देखो इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था, जिसमें 10 देश प्रतिनिधि आए थे, भाग लिए थे, पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें पहली बार विजेता, अभी तक एक बार भी नहीं जीते थे बच्चों, उसमें इंग्लैंड पहली बार विजेता बना और उपविजेता के रूप में न्यूजीलैंड। बहुत जबरदस्त मैच था, आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा नाखुश भी हुआ इंडिया के खेल को देखकर। एवन अब मैं आगे चलता हूं तो 12th आईसीसी क्रिकेट के बारे में पूछ सकता है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 जो था दक्षिण अफ्रीका में हुआ, जीता था बांग्लादेश और हारा था भारत। थोड़ा सा दुख ही हुआ, मन दुख हुआ। उसी प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है मुक्केबाजी में कौन था, भारोत्तोलन में कौन था, बैडमिंटन में कौन था, तैराकी में कौन था, फीफा विश्व कप से रिलेटेड पढ़ना है, एशियाई खेल से संबंधित पढ़ना है, शतरंज से पढ़ना है, सैन्य खेल से समझना है, कबड्डी भी आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ गेम होता है उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी रखना होगा। तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई वो किसके बारे में है? तो स्पोर्ट्स के बारे में, खेल कूद से रिलेटेड है। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन खेल से ही पूछे जाते हैं, जो ज्यादा संभावना बनता है पूछने का, वो होता है आपका आगामी खेल आयोजन। मतलब जो आने वाला होगा, इनकमिंग है ना, आगामी जो आपका अपकमिंग है, जो आने वाला होगा वो, जैसे 22वां राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम 2022 में होने वाला है, ये बर्मिंघम में होने वाला है जो यूके में है। फिर पूछ देगा 19वां एशियाई खेल जो 2022 में होने वाला है, ये हांगझू, चीन के एक प्रांत में हांगझू में होने वाला है। इसके अलावा पूछ देगा जो 19 यानी 19वां एशियाई खेल है वो आपका 2022 में होने वाला है। सॉरी दोस्तों, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, शायद मैंने मिस्टेक किया। 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बर्मिंघम में आपका यूके में जो है। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 में ही होगा कतर में। 19वां एशियाई खेल 2022 का जो होगा, 19वां याद रखना, 19th एशियाई खेल 2020 जो होगा वो हांगझू के चीन में होगा, चीन के हांगझू में होगा। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 जो है वो भारत में प्रायोजित है हुआ। 13वां आईसीसी पुरुष जो है एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप जो है वो 2023 में भारत में होना है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आप देखोगे 2021 के लगभग होगा, वो भी भारत में होना है। तो ये सारे जो आगामी खेल परियोजना है या आगामी खेल प्रायोजन जो है वो आपका स्पोर्ट्स के अंतर्गत पूछे जाने की संभावना प्रबल होती है। अब मैं चलता हूं आपको दूसरे पॉइंट की ओर, जिसका नाम होगा विविध। देखो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें, बेसिकली बहुत सारे प्रश्न यहां से पूछ लिए जाते हैं। विविध में जैसे मान लो सपोज करो जीआई टैग, बहुत इंपॉर्टेंट अभी फेमस है जीआई टैग। विविध में मैं पहला पॉइंट दूंगा इसका पहला पॉइंट मैं दूंगा जीआई टैग। जीआई टैग का मतलब क्या होता है, मतलब ज्योग्राफिकल इंडेक्शन का मतलब क्या होता है, ये क्यों दिया जाता है, ये सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। जैसे अभी जम्मू कश्मीर का है काश्मीरी केसर, गोरखपुर का एक है टेराकोटा, याद रखना जो मैं बोल रहा हूं ना, लिख लेना। काला चावल आप लोग जिसको चैक हाव के नाम से जाना था, चैक हाव काला चावल मणिपुर का है ना। झारखंड में आपका एक है कोहबर करके है, कोहबर कला करके है, आर्ट है वो, उसके बारे में है। गोवा का है खोला मिर्च, है ना, खोला मिर्च। बिहार का है आपका खाजा, खाजा याद रखना, सिहबाब खाजा, ये सब क्वेश्चन आ सकता है। या फिर आप बोल सकते हो शाही लीची, ये भी आपका बिहार है। तो झारखंड और बिहार का याद रखना जो बीपीएससी जेपीएससी देने वाले होंगे बच्चे। तो झारखंड का मैंने बोला क्या, एक कला बोला जिसका नाम था कोहबर कला, और बिहार का मैंने बोला खाजा और शाही लीची। तो ये जीआई टैग था, जो जीआई टैग और भी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। ये करंट से रिलेटेड अभी रिसेंटली जो हुआ वो मैंने आपको बताया जीआई टैग का। इसके अलावा आप देखोगे दूसरा पॉइंट मैंने रखा है यहीं पर, सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास है ना, सैन्य अभ्यास। जैसे अभ्यास इंद्र 2019 जो हुआ था भारत और रूस के बीच हुआ। हैंड इन हैंड 2019 भारत और चीन के बीच हुआ। मित्र शक्ति 2019 भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। वज्र प्रहार 2019 ले लो तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ। तो ये सारे पॉइंट जो है ये किसके अंतर्गत आएंगे, तो सैन्य अभ्यास के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट आप ले लो, प्रमुख सूचकांक इंडेक्स, प्रमुख इंपोर्टेंट इंडेक्स, प्रमुख सूचकांक। प्रमुख सूचकांक मतलब क्या कि वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 में डेनमार्क का कैवां स्थान था, तो डेनमार्क का पहला स्थान। तो भारत का स्थान कितना था, ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने क्या बोला, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक 2019 में डेनमार्क का पहला और भारत का 80वां था, यानी भारत का स्थान 80 था, 80 और डेनमार्क उसमें पहला था। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में चले जाओ 2019 में, तो बेलारूस का पहला था और भारत का 102 था। तो इसमें क्या आपको याद रखना है, फर्स्ट याद रखना है, भारत का स्थान याद रखना है, और हो सके तो लास्ट याद रखना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं।
विश्व खुशहाली रिपोर्ट में देखोगे तो 2019 में तो पहले स्थान पर फिनलैंड था, फिनलैंड, जबकि भारत का 140वां स्थान था, 140। वैश्विक शांति सूचकांक में जाओगे पीस में 2019 में तो आइसलैंड जो है वो पहले स्थान पर है, जबकि भारत का स्थान 141 है, यानी 141वां स्थान है। ठीक है। मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जाओगे 2019 में तो नॉर्वे पहला स्थान रखता है, जबकि भारत 129वां स्थान रखता है, 129। ठीक है। तो ये था विविध प्रमुख सूचकांक के अंतर्गत। ठीक है। अब अगला पॉइंट प्रमुख सूचकांक के अलावे अगर आप ले लो तो साइंस एंड टेक में ले लेता हूं 4th नंबर में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक। अब जैसे साइंस एंड टेक में क्या पूछेगा, तो साइंस एंड टेक में जो भी वर्तमान समय में जितने भी प्रकार के अनुसंधान हो रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, उसके बारे में पूछेगा। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया 17 दिसंबर 2019 में। तो ये बालासोर एक जगह है जो उड़ीसा में हुआ, तो स्थान रखना है। पूछेगा बालासोर कहां है, तो भाई तो उड़ीसा में है। ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण कहां से किया गया, डेट कम पूछता है ना इसमें, तो बालासोर उड़ीसा में। आपसे पूछेगा G-SAT 29 जो है इसरो द्वारा संचार उपग्रह है, इसका प्रक्षेपण किया गया था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, श्रीहरिकोटा से स्थित है, यहां से इसका परीक्षण किया गया था। तो ये था आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी। इसके रिलेटेड और भी जितने भी प्रकार के होते हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी मतलब किसी प्रकार का खोज हो गया, रिसर्च हो गया, आविष्कार हो गया, इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो आप विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंतर्गत रख सकते हो। जितने भी प्रकार के खोज होंगे, चाहे वो खगोलज्ञ से संबंधित हो, चाहे आपका हिस्टोरिकल से संबंधित हो, चाहे आपका कृषि से संबंधित हो, है ना, या चाहे आपका कंप्यूटर से संबंधित हो, तो ये हो गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बीज से हो, है ना, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसके अलावा आप आओगे तो इसमें और भी पॉइंट होंगे, जैसे अगर किसी राज्य में या किसी देश में, मतलब जैसे हमारा भारत देश है, उसमें कोई किसी प्रकार का चुनावी मुद्दा है तो आप उस चुनावी मुद्दा को लिख सकते हो। यानी 5वां नंबर में आप क्या करोगे, चुनावी मुद्दा। जो भी चुनावी मुद्दा है, अभी जिस किसी राज्य में अगर विधानसभा के लिए अगर या किसी विधानमंडल के लिए या कोई किसी प्रकार की चुनाव हो रही है तो उन सारे चुनावों के बारे में आप लोगों को विश्लेषण करना है। और इसके अलावे आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में अगर आप लोगे तो जो भी मंत्री परिषद होगा उस मंत्री परिषद से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है ना, तो वर्तमान में प्रधानमंत्री आप लोग तो उम्मीद है जानते ही होंगे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जान रहे होगे आप लोग। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार, सब तो बड़ा बोल के खुश हो रहे होगे, है ना। झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है, खुश हो रहे होगे बहुत। राष्ट्रपति कौन है, खुश हो रहे होगे। तो इससे उठकर थोड़ा क्वेश्चन पूछता है, और कभी कभी तो एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछ देते हैं, और कभी कभी इतने आसान होते हैं कि बच्चे को दिक्कत हो जाता है डील करने में कि आखिर आंसर क्या हो। इतना आसान प्रश्न का वो कभी कल्पना भी नहीं किया होता है। तो मंत्री परिषद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चुनावी मुद्दा से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो बजट होता है, जैसे अभी बजट पेश किया गया है, तो 7 नंबर में मैं लिख लेता हूं बजट। तो बजट से संबंधित जो है उन सारे चीजों के बारे में आप लोगों को पढ़ना। अगर किसी प्रकार का कानून हुआ जो मतलब आप बोल सकते हो प्रशासनिक या कानूनी दस्तावेज से संबंधित, जैसे आपका CAA वगैरह, जो आप लोग नागरिक संशोधन अधिनियम जो आया, उससे रिलेटेड जितने भी प्रकार के संशोधन हुए उससे रिलेटेड आप लोग को पढ़ना है। इसके अलावा जो चर्चित व्यक्ति होंगे, चर्चित स्थान होगा, है ना, चर्चित लोग होंगे, इसके बारे में आप लोग को पढ़ना है। ये सारे चीजें, तथ्यों को आपको करंट अफेयर्स में पढ़ने होंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि किस प्रकार से पढ़ना है ये आप लोगों को बारीकी से समझ में आई होगी। मैंने ना केवल ये बताया कि किस प्रकार से और क्या क्या चीज पढ़ना है, बल्कि मैंने ये भी बताया कि किस चीज को फोकस करना है आपको। 2 से 3 महीने वाले एग्जाम को किस तरह से पढ़ना है क्रैक करने के लिए, और आप लंबे एग्जाम के लिए किस प्रकार से प्रिपेयर करोगे अपने आप को। न्यूज़पेपर को पढ़ना है, किस प्रकार से टेलीविजन का इस्तेमाल करना है, रेडियो का इस्तेमाल करना है, मैगजीन का इस्तेमाल करना है, और अपना नोट्स बनाना है। और वो इफेक्टिव नोट्स ही आपको आगे के एग्जाम में बखूबी साथ देगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों का आज से स्टार्ट कर दिया हूं करंट सेशन, और करंट अफेयर्स का जो समसामयिक विश्लेषण है वो समसामयिक विश्लेषण मैं एवरीडे लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्लास से मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का, ये सारी चीजों बताने के बजाय मैं सभी चीजों का जो क्वेश्चन होगा इंपोर्टेंट, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो होंगे इंपोर्टेंट, उसको मैं लेकर आऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। आप उसका मदद से अच्छे से देखकर वीडियो को अच्छे से लिखकर एक अच्छा नोट्स बनाना। ध्यान देना कि आप जब एग्जाम से पहले जाओगे थोड़ा सा उसको रिवाइज करके जाओगे तो आपका रिजल्ट होने की संभावना
बढ़ जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आई होगी और आप लोगों का बेहतर सुझाव का आकांक्षा हूं मैं। आप लोग जितना बेहतर विकल्प, जितना बेहतर सुझाव देना हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर लिखें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों, और जितने भी अपने सहपाठी बंधु लोग हैं सभी लोगों को शेयर करना, ताकि वो इस कोरोना समय में भी कहीं भी किसी भी जगह पर देश के किसी भी भाग में भूभाग में अगर वो बैठे हों और वंचित हों पढ़ाई से, तो उनको बखूबी ये सारी चीजों की प्राप्ति हो सके। तो दोस्तों मैं यहां से अलविदा कहना चाहूंगा और अगले क्लास में फिर से मैं करंट के लिए मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।